तो हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका द बीसीए स्टूडेंट यूट्यूब चैनल में। हमने पिछले वीडियो में कंप्यूटर फंडामेंटल एंड ऑफिस ऑटोमेशन का कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखा था और उसका पैटर्न देखा था और उसका सॉल्यूशन भी डिस्कस किया था। तो आज के इस वीडियो में हम लोग वही कंटिन्यू करेंगे और बीसीए फर्स्ट सेमेस्टर के सेकेंड पेपर यानी कि प्रोग्रामिंग प्रिंसिपल एंड एल्गोरिथम का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखेंगे और उसका सोल्यूशन भी डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है जो कि 2024 में आएगा। आप बोलेंगे 2024 तो चल ही रहा है। तो प्रीवियस ईयर इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि अब जो नेक्स्ट पेपर होगा वो 2025 में होगा। तो उसके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कहलाएगा, जिसका पेपर कोड ये है 24/11/1153। बीसी फर्स्ट सेमेस्टर एग्जामिनेशन 24 सेकेंड पेपर, क्योंकि दूसरा पेपर है, पहला कंप्यूटर फंडामेंटल का था। तो इसका पैटर्न मैं आपको बता दूं कि 2 घंटे का पेपर होता है और 75 मार्क्स टोटल होते हैं। पिछले कुछ सालों में इसका पैटर्न चेंज हुआ है। पहले 3 घंटे का होता था जैसा कि सारे पेपर्स होते हैं, लेकिन अब 2 घंटे का हो रहा है कुछ पिछले सालों से। और इसमें टोटल 3 सेक्शंस होते हैं। सेक्शन ए वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, सेक्शन बी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन और सेक्शन सी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। तो सेक्शन ए में टोटल आपको 5 क्वेश्चंस मिलते हैं और पांचों करने पड़ते हैं। दो दो नंबर के एक होते हैं, तो टोटल आपका 10 मार्क्स का हो जाता है सेक्शन ए। और सेक्शन बी की बात करें तो इसमें टोटल आपको 8 क्वेश्चंस मिलते हैं, जिसमें से आपको केवल 5 करने होते हैं, यानी कि 3 आप छोड़ सकते हैं, छोड़ना ही होता है। जिसमें से 5 करने रहते हैं और एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का होता है, तो टोटल 25 मार्क्स का आपका सेक्शन बी बन जाता है। और सेक्शन सी जैसा कि देख सकते हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। तो इसमें आपको टोटल 4 क्वेश्चंस मिलते हैं, जिसमें से केवल आपको 2 ही करने रहते हैं। यानी सेक्शन सी में आपको बस 2 क्वेश्चन करने रहते हैं और एक क्वेश्चन 20 मार्क्स का होता है। और तो टोटल इसका हो जाता है 40 मार्क्स। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, सेक्शन सी जो है सबसे अधिक नंबर का सेक्शन सी है, 40 नंबर का। और सेक्शन बी है 25 नंबर का। और सेक्शन ए है 10 नंबर का। सबसे कम 10 नंबर का एक सेक्शन ए, सेक्शन बी 25 नंबर का और सेक्शन सी 40 नंबर का। तो जैसे कि ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है और 20 नंबर का एक क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन भी उसी हिसाब से हैं। यहाँ पे देख सकते हैं पहला क्वेश्चन 2 पार्ट्स में डिवाइड है, ए बी, तो आपको दोनों करने पड़ेंगे तभी आपको 20 नंबर पूरे मिलेंगे। वैसे ही दूसरा क्वेश्चन भी ए और बी पार्ट में डिवाइड है, तीसरा भी ए और बी में डिवाइडेड है और चौथे में तो 4 टॉपिक्स हैं जिसपे शॉर्ट नोट लिखनी है। तो ये है आपका पेपर का पैटर्न जो इस समय चल रहा है। तो चलिए अब इसका पेपर सॉल्यूशन देखते हैं और शुरू करते हैं सबसे पहले सेक्शन ए से, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन से। नेम द डिफरेंट प्रिमिटिव डेटा टाइप्स permitted by the C language. Give an example. तो चलिए यहाँ पे सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, नेम द डिफरेंट प्रिमिटिव डेटा टाइप्स परमिटेड बाय द सी लैंग्वेज, गिव एन एग्जांपल्स। तो इसका आंसर आप ऐसे लिखेंगे, जैसा कि आप पढ़ चुके हैं प्रिमिटिव डेटा टाइप्स क्या होते हैं। इंट, फ्लोट, कैर, डबल, ये सारी चीजें प्रिमिटिव डेटा टाइप्स में आती हैं, जिसमें हम लोग डेटा को स्टोर करने के लिए यूज करते हैं। इंट, यहाँ एग्जाम्पल के तौर पर आप यहाँ पे एग्जाम्पल लिख सकते हैं, इंट एक्स इक्वल टू 10। इंट किस लिए यूज होता है? होल नंबर्स यानी कि इंटीजर वैल्यू को स्टोर करने के लिए हम इंट डेटा टाइप का यूज करते हैं। फ्लोट डेसिमल नंबर्स यानी कि जो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स होते हैं, पॉइंट के बाद जो लिखे होते हैं उन्हें हम फ्लोटिंग पॉइंट नंबर या डेसिमल नंबर बोलते हैं। तो फ्लोट डेटा टाइप हम लोग डेसिमल नंबर स्टोर करने के लिए यूज करते हैं। वहीं कैर डेटा टाइप सिंगल कैरेक्टर को स्टोर करने के लिए यूज करते हैं। यहाँ पे सबके एग्जांपल्स आप एक एक दे सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया है गिव एन एग्जांपल ऑफ ईच। तो जैसे कि ये 2 नंबर का क्वेश्चन है, तो आप सिर्फ दो नाम और उनके एग्जाम्पल दे देंगे तो आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे। यहाँ पे एडिशनल आपको इस सॉल्यूशन में दिया जा रहा है ताकि आप प्रैक्टिस कर सकें। दूसरा क्वेश्चन है सेक्शन ए का, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट्स परमिटेड इन द सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो उनके बारे में लिखना है, उनके नाम लिखना है, नेम ईच विथ एग्जाम्पल। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट। सबसे पहले यहाँ पे डिक्लेरेशन स्टेटमेंट है। डिक्लेरेशन स्टेटमेंट का एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है, इंट एक्स। यहाँ पे वेरिएबल एक्स को हम डिक्लेयर कर रहे हैं, तो ये एक डिक्लेरेशन स्टेटमेंट कहलाएगी। दूसरी है असाइनमेंट स्टेटमेंट, एग्जांपल के तौर पर एक, यहाँ पे तो डिक्लेरेशन स्टेटमेंट थी, अब इस वेरिएबल में हमने 10 को असाइन कर दिया है, तो ये एक असाइनमेंट स्टेटमेंट कहलाएगी। तीसरी है कंडीशनल स्टेटमेंट। तो कंडीशनल स्टेटमेंट जैसा कि आप जानते होंगे, कंडीशनल यानी कि इफ एल्स वाली चीजें, वो सारी चीजें कंडीशनल आएंगे। तो ये हो गया दूसरा क्वेश्चन का सोल्यूशन। तीसरा क्वेश्चन है सेक्शन ए का, व्हाट इज मींट बाय डिवाइड एंड कनकर टेक्निक। तो डिवाइड एंड कनकर टेक्निक आप
प्रोग्रामिंग प्रिंसिपल टेक्निक्स होती हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स होती है, जैसे कि आप पढ़ चुके हैं। डिवाइड एंड कंकर इज अ प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक वेयर अ प्रॉब्लम इज डिवाइडेड इनटू स्मॉलर सब प्रॉब्लम्स which are solved recursively and then combined। तो प्रॉब्लम डिवाइड एंड कनकर टेक्निक में हम क्या करते हैं, एक बड़ी प्रॉब्लम को हम छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं और इन छोटे छोटे पार्ट्स को हम अलग अलग सॉल्व कर लेते हैं और जो सोल्यूशन सबके अलग अलग आते हैं उनको हम कंबाइन कर लेते हैं, तो हमारे पास एक बड़ी प्रॉब्लम का सोल्यूशन आ जाता है डिवाइड एंड कनकर टेक्निक का यूज करके इजिली। एग्जाम्पल के तौर पर आप मर्ज सॉर्ट लिख सकते हैं। मर्ज सॉर्ट एक सॉर्टिंग टेक्निक है जिसके बारे में आप डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट सेमेस्टर में, यानी सेमेस्टर 2 में। तो क्वेश्चन 4 है, यानी कि चौथा क्वेश्चन है सेक्शन ए का, व्हाट इज रिकर्जन, गिव एन एग्जांपल। तो रिकर्सन के बारे में हमने डिटेल में पढ़ा था सी प्रोग्रामिंग, यानी कि इस चैप्टर जो सी प्रोग्रामिंग की वीडियो सीरीज थी उसके लास्ट चैप्टर यानी चैप्टर 5 या 6 रहा होगा, उसमें हमने रिकर्सन के बारे में डिटेल में पढ़ा है। यदि आप नहीं पढ़े हैं तो आप जाके देख सकते हैं, प्लेलिस्ट चैनल पे मिल जाएगी आपको सी प्रोग्रामिंग की पूरी प्लेलिस्ट। तो हमने रिकर्सन में पढ़ा था, रिकर्सन क्या होता है, एक टेक्निक होती है जिसमें एक फंक्शन खुद को ही कॉल करता है, फंक्शन कॉल होती है इसमें, तो वही चीज लिखी हुई है, रिकर्सन इज ए फंक्शन कॉलिंग इटसेल्फ को ही रिकर्सन बोलते हैं। जैसा कि आप जानते होंगे कि 2 नंबर का क्वेश्चन है तो ज्यादा बड़ा लिखने की कोई जरूरत ही नहीं है, तो इसीलिए छोटे में ही निपटा दिया गया है। एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पे एग्जाम्पल भी देना है, क्वेश्चन में साफ साफ लिखा गया है गिवन एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल के तौर पर आप फैक्टोरियल का एग्जाम्पल, जो कि मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल है रिकर्सन के लिए, आप लिख सकते हैं। फैक्टोरियल कैसे हम निकालते हैं उसका फंक्शन देख सकते हैं। यहाँ पे एक पैरामीटर पास किया गया है एन, तो एन जब 0 होगा तो 1 रिटर्न कर दिया जाएगा। कैलकुलेशन होगी इसके हिसाब से, तो इसके बारे में हमने डिटेल में समझ लिया है पिछले वीडियोस में। क्वेश्चन 5 है जो कि लास्ट क्वेश्चन है, हैज डिफाइंड स्टेटमेंट। तो हैज डिफाइंड स्टेटमेंट का क्यों यूज करते हैं उसके बारे में हमें बताना है। तो हैज डिफाइंड इज यूज्ड टू डिफाइन कांस्टेंट और मैक्रोज दैट कैन बी रीयूज्ड थ्रू आउट द प्रोग्राम। तो हैज डिफाइंड एज ए कांस्टेंट हम लोग कांस्टेंट को डिक्लेयर करने के लिए यूज करते थे एज ए और मैक्रोज दैट कैन बी यूज रीयूज थ्रू आउट द प्रोग्राम, क्योंकि हम अपने प्रोग्राम में फिर से यूज कर सके उसके लिए। एग्जाम्पल के तौर पर हैज डिफाइंड पाई 3.14414, एक हैज डिफाइंड की मदद से हमने इसे डिक्लेयर किया है एक कांस्टेंट वैल्यू। तो ये एक सिंपल डेफिनेशन है हैज डिफाइंड की। तो यहाँ सॉल्व हो चुका है, आपको 10 नंबर मिल चुके हैं। अब चलते हैं सेक्शन बी पे। सेक्शन बी जैसा कि आप जानते हैं इसमें 8 क्वेश्चन मिलेंगे, इसमें से केवल 5 करने रहेंगे आपको। क्वेश्चन है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन हिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ सी लैंग्वेज। तो ये सबसे बेसिक क्वेश्चन है जो कि हम पहले चैप्टर में इसके बारे में डिटेल में पढ़ चुके हैं। ये पहली वीडियो में हमने देखा था, सी प्रोग्रामिंग की जो वीडियो सीरीज थी उसको, उसकी पहली वीडियो में हमने इसके डिटेल में समझा था क्या होता है, हिस्ट्री देखी थी डेवलपमेंट ऑफ सी प्रोग्रामिंग में, तो वही चीजें लिखनी है यहाँ पे। तो सबसे पहले तो लिखेंगे कब डेवलप हुई थी, किसने डेवलप की थी। सी वॉज डेवलप इन 1970s बाय डेनिस रिची एट बेल लैब्स। सबसे इंपॉर्टेंट ये लाइन है, इसमें तीन तीन चीजें सबसे बड़ी चीजें हैं, क्या है, कब डेवलप हुई, किसने डेवलप की और कहाँ डेवलप की। 1970s, 1972 है लेकिन एक ही दिन में नहीं डेवलप हो गई, इसीलिए हम 1970s बोलते हैं, यानी कि 1970 के दशक में डेवलप हुई डेनिस रिची के द्वारा एट बेल लैब्स, बेल लेबोरेटरीज भी बोल सकते हैं इसको। It evolved from the B programming language and was designed to provide better system programming capabilities, particularly for Unix, जो कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम था, इसके लिए बनाई गई थी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इनिशियली। इट बिकम पॉपुलर फॉर इट्स ऑप्शन इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, ऑपरेटिंग सिस्टम, कंपाइलर। तो इन सारी चीजों के लिए ये वार्डली अडॉप्ट की गई, ऑपरेटिंग सिस्टम के डेवलपमेंट के लिए, कंपाइलर के डेवलपमेंट के लिए, ये सारी चीजें काफी इंपॉर्टेंट थी इसके लिए। तो ये कुछ एक हिस्ट्री डेवलपमेंट ऑफ सी प्रोग्राम लैंग्वेज के बारे में आप ये लिख सकते हैं, आपको टोटल 5 मार्क्स मिल जाएंगे। ये था पहला क्वेश्चन सेक्शन बी का। अब दूसरा क्वेश्चन सेक्शन बी का क्या है, एक्सप्लेन ब्रीफली हाउ अ प्रोग्रामर कैन क्रिएट अ सी प्रोग्राम एंड देन कंपाइल इट। तो ये तो काफी सिंपल क्वेश्चन है, कैसे सी प्रोग्राम क्रिएट करता है और कंपाइल करता है। तो आपने बहुत सारे प्रोग्राम बनाए होंगे सी के और उसे कंपाइल भी किया होगा, तो वही कुछ स्टेप्स में आपको लिख देने हैं बस। तो सबसे पहला स्टेप यहाँ पे क्या लिखा गया है, टू क्रिएट ए सी प्रोग्राम, सबसे पहले क्या करेंगे, राइट द कोड इनटू यूजिंग ए टेक्स्ट एडिटर। तो कोई भी टेक्स्ट एडिटर यूज करके हम अपना प्रोग्राम या कोड लिखेंगे, तो वही चीज है राइट द कोड यूजिंग टेक्स्ट एडिटर। अब फिर इसे क्या करेंगे, उसे सेव करेंगे, सेव द फाइल विद द डॉट सी एक्सटेंशन, डॉट सी
कंपाइल करेंगे यूजिंग अ सी कंपाइलर। कंपाइल करेंगे, कंपाइल करने का मतलब क्या होता है, जो सी एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसे लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कन्वर्ट करना ही कंपाइल करना कहते हैं। तो कंपाइल करेंगे सी कंपाइलर का यूज करके। और सी कंपाइलर का नाम भी आप याद कर लीजिएगा, जीसीसी एक सी कंपाइलर है। तो जीसीसी प्रोग्राम डॉट सी लिखेंगे, यानी कि जिस नाम से सेव करे रहेंगे वो, तो वो प्रोग्राम कंपाइल हो जाएगा और फिर एग्जीक्यूट कर देंगे, एग्जीक्यूट द कंपाइल्ड प्रोग्राम डॉट प्रोग्राम से। तो ये कुछ स्टेप्स हैं अपने। दूसरा क्वेश्चन सेक्शन बी का। अब सेक्शन बी का तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। काफी सिंपल क्वेश्चन है, आपको सी प्रोग्राम का स्ट्रक्चर बताना है विद द हेल्प ऑफ सी प्रोग्राम विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल, एग्जांपल के हेल्प से सी प्रोग्राम का स्ट्रक्चर बताना है। तो सबसे पहले तो स्ट्रक्चर बता देते हैं। सी प्रोग्राम स्ट्रक्चर इंक्लूड्स, सबसे पहले आप क्या लिखते हैं, हेडर फाइल को इंक्लूड करते हैं, तो वही सबसे पहले लिख देंगे हेडर फाइल। जैसे कि हैज इंक्लूड stdoi.h, इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में लिख सकते हैं आप। यूज फॉर printf एंड scanf फंक्शन, जो stdoi.h हेडर फाइल है, scanf और printf फंक्शन का यूज करने के लिए इंक्लूड की जाती है। दूसरा था डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल, यदि हम कोई ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेयर करना चाहते हैं तो डिक्लेयर कर देते हैं इंट मेन फंक्शन के ऊपर। उसके बाद मेन फंक्शन स्टार्ट करते हैं इंट मेन, वेयर द प्रोग्राम, हमारा प्रोग्राम जो एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है मेन फंक्शन से होता है। ये इसे स्टार्टिंग पॉइंट होती है एग्जीक्यूशन का। एग्जीक्यूशन करना यानी कि रन करना होता है। तो एक्सप्लेन करना था स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल, ये स्ट्रक्चर हमें बता दिया। और एग्जांपल के तौर पर यहाँ देख सकते हैं, ये हेडर फाइल इंक्लूड की गई है, इंट मेन स्टार्ट है, उसके अंदर स्टेटमेंट सारी, और यहाँ पे प्रोग्राम कंप्लीट हो जाता है। तो ऐसे आप लिख सकते हैं। चौथा क्वेश्चन है सेक्शन बी का, डिफाइन द फॉलोइंग इन सी लैंग्वेज विद एग्जांपल। तो ये सारी चीजों को डिफाइन करना है, क्या क्या चीजें, टोकन, कमेंट्स, आइडेंटिफायर, कीवर्ड्स। तो इन चारों चीजों को हमें डिफाइन करना है एग्जांपल के थ्रू। तो सबसे पहले टोकन को डिफाइन करते हैं। टोकन क्या होते थे, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ प्रोग्राम को हम टोकन बोलते हैं, जैसे वेरिएबल नेम, ऑपरेटर्स, ये सारी चीजें टोकन कहलाती हैं। कमेंट क्या होता है, नॉन एग्जीक्यूटेबल टेक्स्ट फॉर डॉक्यूमेंटेशन। जैसा कि आप जानते होंगे, हमने प्रोग्राम में कई बार कमेंट्स लिखे थे, तो कमेंट्स क्या होते थे, जो कि कमेंट्स वो स्टेटमेंट्स होती थी जो कि तो यूज किया जाता था डॉक्यूमेंटेशन के लिए, कि बता दिया सकता, ये डिफाइन कर दिया जाए कि ये ब्लॉक ऑफ कोड किसके बारे में है, तो कमेंट में हम वो लिखते थे। तो कमेंट नॉन एग्जीक्यूटेबल टेक्स्ट है फॉर डॉक्यूमेंटेशन। एग्जांपल के तौर पर स्लैश स्टार, इसके बाद कमेंट, फिर स्टार स्लैश, ये सिंटेक्स होता था कमेंट का। आइडेंटिफायर क्या होता है कि वेरिएबल्स के नेम और फंक्शंस के नेम आइडेंटिफायर कहलाते हैं। एग्जांपल के तौर पर एक्स, इंट एक्स एक आइडेंटिफायर है जो कि आइडेंटिफाई करता है एक्स को और उसकी वैल्यू को। चौथा था कीवर्ड्स। तो कीवर्ड्स को हम डिफाइन कैसे करते हैं, कीवर्ड्स आर रिजर्व वर्ड्स विद अ स्पेशल मीनिंग। तो कीवर्ड्स क्या होते थे, स्पेशल या रिजर्व वर्ड्स होते थे जिसको स्पेसिफिक टास्क के लिए बनाया गया था। जैसे एग्जांपल के तौर पर इंट, फ्लोट, ये सब सारी चीजें कीवर्ड है। रिटर्न, इफ, कीवर्ड यानी कि इनको हम वेरिएबल के नाम के जगह पर यूज नहीं कर सकते, यानी कि हम अ, कोई वेरिएबल का नाम रिटर्न नहीं रख सकते, इफ नहीं रख सकते, इंट नहीं रख सकते, क्योंकि ये कीवर्ड्स हैं, रिजर्व वर्ड्स हैं, स्पेशल मीनिंग है इनके। तो हमने चौथा क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है। पांचवा क्वेश्चन है सेक्शन बी का, व्हाट आर हेडर फाइल्स इन सी लैंग्वेज, नेम अ फ्यू हेडर फाइल्स। तो हेडर फाइल्स क्या होती है सी लैंग्वेज में, उसके बारे में बताना है इस क्वेश्चन में, और कुछ फ्यू हेडर फाइल्स का नाम लिखना है। तो जैसा कि आप जानते होंगे, हेडर फाइल्स इन सी प्रोवाइड्स स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज। तो स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज प्रोवाइड करती हैं फॉर वेरियस फंक्शंस। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर stdoi.h एक हेडर फाइल है जिसका फुल फॉर्म है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल, जो कि stdio, दूसरी हेडर फाइल है math.ah। तो जो ये math.ah हेडर फाइल है, ये क्या इंक्लूड करती है, मैथमेटिकल फंक्शंस लाइक साइन, कोसाइन, ऐसे फंक्शंस मैथ, lib.h, यानी कि स्टैंडर्ड लाइब्रेरी हेडर फाइल है ये।
जो कि फंक्शंस फॉर मेमोरी एलोकेशन एंड प्रोसेस कंट्रोल, तो मेमोरी एलोकेशन और प्रोसेस कंट्रोल जैसे फंक्शंस ये इंक्लूड करती है हेडर फाइल। तो आप तो चाहे तो आप हेडर फाइल को थोड़ा सा और भी अच्छे से डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ ज्यादा ही छोटा लिख दिया गया है। हेडर फाइल्स इन सी प्रोवाइड स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज फॉर वेरियस फंक्शंस। और एग्जांपल के तौर पर, तो एग्जांपल तो सही है, ठीक है। ये था पांचवा क्वेश्चन सेक्शन बी का। तो आपको तो केवल 5 ही करने हैं, लेकिन आपको क्वेश्चन टोटल मिलेंगे 8 सेक्शन बी में, तो हम आठों का सोल्यूशन देखेंगे। तो छठवां क्वेश्चन है सेक्शन बी का, राइट अ प्रोग्राम इन सी टू कंप्यूट, ये है एस इक्वल टू 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + n, यानी कि एक ऐसा प्रोग्राम बनाना है जो कि यूजर जो नंबर इनपुट करे वहां तक का सम प्रिंट हो गया है। यानी कि कंप्यूट करना है, मतलब यदि यूजर 2 प्रिंट कर रहा इनपुट करता है तो 1 + 2 आपको प्रिंट करना है। यदि यूजर 4 प्रिंट कर इनपुट करता है तो आपको 1 + 2 + 3 + 4 की वैल्यू प्रिंट करनी है, यानी कि सम प्रिंट करना है टू द एन टर्म्स। यानी कि कोई एन टर्म्स यूजर इनपुट करना है तो 1 का सम आपको प्रिंट करना है। तो इसका प्रोग्राम बनाना है। तो इसका प्रोग्राम कैसे बनाएंगे? सबसे पहले हेडर फाइल को इंक्लूड करेंगे, क्योंकि हमें प्रिंट और स्कैनर फंक्शन का यूज करना है। तो हेडर फाइल का यहाँ पे आप देख सकते हैं यूज किया गया है, हैज इंक्लूड stdio डॉट। फिर इसके बाद मेन फंक्शन स्टार्ट करेंगे रिटर्न टाइप इंट के साथ, जो नंबर जिस सम चाहिए तो एन एक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, जीरो इनिशियलाइज कर देंगे, क्योंकि हम जब ऐड करेंगे तो वही सारी ऐड वैल्यू हम इस सम वेरिएबल में स्टोर करा देंगे। और यूजर को एक मैसेज देंगे, इंटर है नंबर। नंबर हम मैसेज प्रिंट करेंगे पहले, फिर स्कैनर फंक्शन का यूज करके वो नंबर जो यूजर इनपुट करेगा उसे हम एन वेरिएबल में स्टोर करा लेंगे। अब इसके बाद फॉर लूप आई इक्वल टू 1 से लेके आई इज लेस देन इक्वल टू एन, यानी कि 1 से लेके वहां तक हमें एडिशन चाहिए जो नंबर यूजर इनपुट करेगा, यानी कि एन इनपुट करेगा, तो एन तक हम लोग चलाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और हर एक अल्ट्रेशन में जाएगी, फिर 3 हो जाएगी और वहां तक जाएगी जहां तक जो नंबर यूजर ने इनपुट किया है। 6 स्टार्ट होगा आई इक्वल टू 1 से, फिर कंडीशन चेक होगी आई इज लेस देन इक्वल टू एन, तो कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो यहाँ पे नीचे होगी। तो सम की वैल्यू सम प्लस आई, एक थोड़ा सा आपको स्पेसिफाई कर दूं तो ये सम इक्वल टू हम ऐसे लिख सकते हैं इसको, इसी को शॉर्ट फॉर्म में हम ऐसे लिखते हैं, ये शॉर्ट हैंड प्रोग्राम से लिख सकते हैं। ये एक दोनों चीज एक ही है। तो सबसे पहले आई की वैल्यू 1 रहेगी, तो आई की वैल्यू यहाँ 1 हो जाएगी और असाइन हो जाएगा सम वेरिएबल में। तो अब सम की वैल्यू जो हो गई है अपडेट होकर हो चुकी है। अब नेक्स्ट आइटरेशन में आई की वैल्यू 2 हो जाएगी और कंडीशन चेक होगी लेस देन इक्वल टू 6, फिर नीचे आएगा। तो यहाँ पे अब आई की वैल्यू 2 हो चुकी है और सम की वैल्यू लास्ट 1 थी, तो 1 + 2 हो जाएगा, तो अब आई की वैल्यू, अब सम की वैल्यू 3 हो चुकी है। अब वैसे ही अब आई की वैल्यू फिर से चेंज होगी, अब आई की वैल्यू हो जाएगी 3, कंडीशन चेक होगी 3 इज लेस देन इक्वल टू 6, तो कंडीशन फिर से ट्रू है, चुकी है 3, और सम की लास्ट वैल्यू थी 3, तो दोनों को प्लस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 6। अब सम की नई वैल्यू हो गई है 6, फिर से आइट्रेशन होगा, आई की वैल्यू अब हो जाएगी 4, कंडीशन चेक होगी 4 इज लेस देन इक्वल टू 6, तो कंडीशन फिर से ट्रू हो जाएगी। तो फिर से अंदर ये एग्जीक्यूट होगा, तो आई की वैल्यू अब क्या थी 4 हो चुकी है और सम की लास्ट वैल्यू क्या थी 6, तो 6 + 4 हो जाएगा। यहाँ पे देख फिर से आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी, अब हो जाएगी आई की वैल्यू 5, फिर से कंडीशन चेक होगी 5 इज लेस देन इक्वल टू 6, कंडीशन ट्रू हो जाएगी। तो फिर से वही नेक्स्ट वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी, सम प्लस आई, तो आई की वैल्यू 5 हो चुकी है और जो लास्ट सम की वैल्यू थी वो 10 थी, 10 + 5 हो जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा 15। तो सम की अब वैल्यू हो चुकी है 15।
फिर से आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होकर अब हो जाएगी 6, कंडीशन चेक होगी 6 इज लेस देन इक्वल टू 6, तो 6 लेस देन तो नहीं है लेकिन इक्वल है, तो कंडीशन फिर से ट्रू होगी, तो आई की वैल्यू फिर से ये वाला, तो आई, तो अब 15 का फिर से आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी, अब आई की वैल्यू हो जाएगी तो 6, तो कंडीशन कंप्लीटली फॉल्स है, तो ये लूप टर्मिनेट हो जाएगा 21, तो यहाँ पे आप प्रिंट फंक्शन से सम की वैल्यू को प्रिंट कर देंगे 21, तो यहाँ पे प्रिंट हो चुकी है, प्लस टू 3 हो जाएगा, 3 + 3 6, 6 + 4 10, 10 + 5 15 + 6 करेंगे तो 21, यानी कि जब यूजर 6 इनपुट करेगा तो 21 प्रिंट होके आ चुका होगा। तो ये सोल्यूशन है इस प्रोग्राम का। आप ये सोल्यूशन लिख सकते हैं अपनी कॉपी पे और इसे समझ सकते हैं इसके थ्रू। चलिए क्या इरेज करना, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो प्रोग्रामिंग और मैथमेटिकल जो क्वेश्चन पेपर होते हैं इसमें ये सुविधा आपको होती है कि कितना एकदम सही लिखेंगे तो इतने ही प्रोग्राम में मार्क्स मिल जाते हैं, यानी कि आप देख सकते हैं इतने ही प्रोग्राम में आपको टोटल 5 मार्क्स मिल जाएंगे और ज्यादा कुछ लिखने की जरूरत ही नहीं है। तो ये था, यहाँ पे गलती से 3 लिखा गया है, ये 7वां क्वेश्चन है, यानी तो क्वेश्चन जी क्या है, यानी कि 7वां क्वेश्चन ये है, राइट अ सी प्रोग्राम टू जनरेट ऑल प्राइम नंबर्स बिटवीन 1 to 500। तो प्राइम नंबर प्रिंट करना है आपको जो कि 1 से 500 के बीच में आते हैं, वो सारे प्राइम नंबर्स आपको प्रिंट करना है। तो चलिए इसका प्रोग्राम बनाते हैं हम लोग, कैसे बनाएंगे। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आए हैं, ऐसा नहीं है कि मैं अपने से बता रहा हूँ सारी चीजें, ये क्वेश्चन पेपर में आ चुके क्वेश्चन है। तो हमें एक ऐसी प्रोग्राम बनना है जो कि प्रिंट करे 1 से 500 के बीच में जितने भी प्राइम नंबर आते हैं। तो प्राइम नंबर क्या होते हैं पहले मैं वो बता देता हूँ। प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो खुद से डिवाइड हो और 1 से, और जो नंबर खुद से हो उससे ही डिवाइड हो, वही प्राइम नंबर होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम ले रहे हैं 4 लेते हैं, तो 4 क्या 1 से डिवाइड होगा, 1 से तो डिवाइड होगा, 2 से भी डिवाइड हो जाएगा, 3 से डिवाइड होगा, 3 से नहीं होगा, 4 से डिवाइड होगा, 4 से हो जाएगा, खुद से भी तो डिवाइड होगा। तो यहाँ पे आप देखते हैं ये 1 2 4 से तीनों नंबर से डिवाइड हो रहा है। लेकिन प्राइम नंबर क्या होते हैं जो खुद से डिवाइड हो और 1 से, यानी कि सिर्फ खुद से और 1 से जो डिवाइड होंगे उन्हें हम प्राइम नंबर करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर 5 ले लेते हैं, क्या 5 1 से डिवाइड होगा, 1 से सब डिवाइड होते हैं, अभी बताया हमने, 1 से डिवाइड हो जाएगा। 2 से डिवाइड होगा, नहीं होगा। 3 से डिवाइड होगा, नहीं होगा। 4 से भी नहीं होगा। 5 से होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो 5 नंबर है ये 1 से डिवाइड हो रहा है और 5 से यानी कि खुद से, तो इसे हम प्राइम नंबर कहेंगे। तो प्राइम नंबर का बस यही सिंपल, तो उसी का प्रोग्राम बना, उसी लॉजिक को यूज करके हम प्रोग्राम बनाएंगे। तो चलिए इसका सोल्यूशन देखते हैं इस प्रोग्राम का बहुत ही डिटेल में और इजी लैंग्वेज में। तो यहाँ से प्रोग्राम शुरू होता है हैज इंक्लूड stdio.h इंट मेन फंक्शन। यहाँ पे 2 वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया है आई और जे, और एक और तीसरा वेरिएबल डिक्लेयर किया है इज प्राइम। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे हमने स्टार्ट किया लूप 2 से लेके 500 तक, क्योंकि 1 प्राइम नंबर नहीं होता है जैसा कि आप जानते होंगे, तो उसे चेक करने की कोई जरूरत नहीं है। हर एक नंबर को हम चेक करेंगे जो 2 से लेके 500 के बीच में आएंगे और 500 तक चेक करेंगे। तो इसलिए ये लूप चला जा रहा है, हर एक आइट्रेशन में आई प्लस प्लस यानी कि एक वैल्यू इंक्रीमेंट होगी। तो यहाँ से लूप ये स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे एग्जीक्यूट हो रहा है। तो इसके अंदर हर एक आइट्रेशन यानी हर एक आई की वैल्यू को हम चेक कर रहे हैं कि वो प्राइम नंबर है कि नहीं, इस वाले जो फॉर लूप है, इस फॉर लूप से हम चेक करेंगे। यानी कि आई की वैल्यू 2 से स्टार्ट कर रहे हैं और इस प्राइम की वैल्यू 1 कर दे रहे हैं, यानी कि इस प्राइम की वैल्यू यहाँ पे हमने 1 इनिशियलाइज कर दिया। अब इस लूप में जा रहे हैं, जे की वैल्यू 2 से स्टार्ट कर रहे हैं और चेक कर रहे हैं जे इज लेस देन इक्वल टू आई बाई टू। आई आई की वैल्यू इस समय 2 है, आई बाई 2 हो जाएगा 1, तो लेस देन तो नहीं है, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, तो ये लूप टर्मिनेट हो जाएगा और नीचे वाला स्टेटमेंट आएगा, ये वाला एग्जीक्यूट होगा, चेक होगा इफ इज प्राइम इक्वल टू 1, तो प्राइम तो हमने यहाँ पे इनिशियलाइज कर दिया था 1, तो कंडीशन ट्रू हो जाएगी, तो प्रिंट हो जाएगा आई
तो आई की वैल्यू क्या थी 2, तो 2 प्रिंट हो जाएगा। अब आई की वैल्यू 3 हो जाएगी, यहाँ पे इंक्रीमेंट होगा इस लूप में ना, तो आई की वैल्यू 3 हो जाएगा, कंडीशन चेक होगी, आई इज लेस देन इक्वल टू 500, तो कंडीशन ट्रू, फिर से नीचे आएगा, इस प्राइम की वैल्यू 1 फिर से हो जाएगी, और ये फिर आई की वैल्यू 3 के लिए चेक होगा ये प्राइम है कि नहीं, तो कंडीशन यहाँ पे फिर से ये वाली। तो ये प्रोग्राम ये बनाने के लिए सबसे पहले आपको तो प्राइम नंबर चेक करने का प्रोग्राम बनाना पड़ेगा, जिसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ चुके हैं अपनी सी प्रोग्रामिंग की वीडियो सीरीज में। यदि आपने नहीं देखे तो आप जाके देख सकते हैं। तो अब यहाँ पे अब आई की वैल्यू 3 हो चुकी है, तो अब 3 को यहाँ पे चेक किया जा रहा है कि वो प्राइम है कि नहीं। तो चेक करने का ये सिंपल सा प्रोग्राम है। जे को 2 से चेक करते हैं हम लोग, क्योंकि हम जानते हैं कि प्राइम नंबर क्या होता है, जो 1 से डिवाइड होता है और खुद से डिवाइड होता है। यानी कि अपने बीच के 1 से लेके अपने पहले वाले नंबरों के बीच में जितने नंबर आते हैं उनसे किसी से भी डिवाइड हो गया तो वो प्राइम नंबर नहीं कहलाएगा। इसीलिए हम लोग 2 से लेके आई डिवाइडेड बाई 2 यानी कि उसके आधे के बीच से इतने नंबर को चेक कर रहे हैं, इनमें से किसी से भी डिवाइड हो गया तो वो नंबर प्राइम नंबर नहीं कहलाएगा। तो वही चीज देखिए यहाँ पे हो रही है, जे को 2 से स्टार्ट कर रहे हैं और जे इज लेस देन आई बाई 2 यानी कि आधा तक उसके इन इन सारे नंबरों से चेक कर रहे हैं कि वो डिवाइड तो नहीं हो रहा है। तो इफ मॉडुलस जे मतलब आई जो है वो कंप्लीटली डिवाइड हो जा रहा है इन इन सारे नंबरों से, आई जे वाले नंबरों से, जो जे कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, 2 से लेके जो आई है उसके आधा तक, यानी कि यदि 10 है तो 5 तक चेक कर रहे हैं हम लोग। 2 से लेके 5 तक किसी भी नंबर से जब डिवाइड हो जाएगा तो इस प्राइम की वैल्यू हो जाएगी 0, और ये स्टेटमेंट ब्रेक हो जाएगी, और यहाँ पे आएंगे तो इस प्राइम की वैल्यू तो 1 नहीं रहेगी क्योंकि 0 हो चुकी रहेगी, तो वो नंबर प्रिंट नहीं होगा। लेकिन 3 जब रहेगा तो 3 में ये कंडीशन ही फॉल्स हो जाएगी, तो ये 1 रहेगा तो 3 प्रिंट हो जाएगा। चलिए 4 वाले में लेके चलते हैं, 4 वाले में थोड़ा सा और अच्छे समझ में आएगा। अब आई की वैल्यू हो जाएगी आपकी 4, कंडीशन चेक होगी, आई इज लेस देन इक्वल टू 500, कंडीशन ट्रू हो जाएगी, इस प्राइम की वैल्यू हो जाएगी 1। अब आई की वैल्यू 4 है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, आई की वैल्यू अब 4 है, तो अब होगा क्या देखिए यहाँ पे। अब इस वाली जो ब्लॉक ऑफ कोड में है, ये ब्लॉक ऑफ कोड क्या कर रहा है, चेक कर रहा है कि वो नंबर प्राइम है कि नहीं। अब आई की वैल्यू 4 है, उसको चेक करेंगे हम यहाँ पे, जे को हम लोग 2 से इनिशियलाइज करेंगे और कहाँ तक जाएगा, जे इज लेस देन इक्वल टू आई डिवाइडेड बाई 2, आई की वैल्यू 4 है, उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 4 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा आपका 2, यानी कि आई को जे इक्वल टू 2 से लेके जे इक्वल टू 2 तक ये लूप चलेगा, और हर एक आइट्रेशन में प्लस होगा, तो आइट्रेशन तो होगा नहीं क्योंकि अभी एक ही कंडीशन बस ट्रू हो रही है। तो आई की वैल्यू कितनी है, आई की वैल्यू 4 है, जे की वैल्यू कितनी है 2 है, तो 4 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे, यहाँ पे मॉडुलस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0। मॉडुलस जब करेंगे तो रिमाइंडर ये रिटर्न करता है, तो जब ये 0 कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो इस प्राइम की वैल्यू हो जाएगी 0, और ये ब्रेक हो जाएगा और यहाँ पे आएगा चेक होगा इस प्राइम इक्वल टू 1, तो यहाँ पे इस प्राइम इक्वल टू 0 हो चुका था, तो ये कंडीशन फॉल्स होगी तो आई की वैल्यू प्रिंट नहीं होगी, यानी कि 4 प्रिंट नहीं होगा। फिर से यहाँ पे अब कंडीशन यहाँ पे आइट्रेशन हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब यहाँ पे आई की वैल्यू हो जाएगी 5, फिर इस प्राइम की वैल्यू हो जाएगी 1, इस 5 को अब चेक किया जाएगा इस वाले लूप में कि 5 प्राइम है कि नहीं, वैसे ही सेम चीज होगी, आई इक्वल टू जे इक्वल टू 2 से फिर से स्टार्ट होगा। तो हर एक नंबर को प्राइम है कि नहीं हम चेक करते हैं, 2 से लेके उसके आधे नंबर तक जाते हैं, कि किसी से भी डिवाइड हो जाएगा तो वो प्राइम नंबर नहीं कहलाएगा, वही चीज इसमें चेक हो जा रही है। आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो समझ में आ जाएगा आपको कि 2 से लेके उस नंबर के आधे नंबर तक चेक कर रहे हैं कि किसी से तो डिवाइड होगा, किसी से भी जब डिवाइड हो जाएगा तो वो प्राइम नहीं रह जाएगा, क्योंकि प्राइम केवल 1 से और अपने आप से डिवाइड होता है। तो 1 से हम चेक ही नहीं कर रहे हैं, ना खुद से चेक कर रहे हैं, बस वाले बीच वाले नंबरों से चेक कर रहे हैं। इस वाले कोड में आप देख सकते हैं 2 से लेके आई बाई 2 तक चेक कर रहे हैं, यदि किसी से भी डिवाइड हो गया कंप्लीटली, रिमाइंडर 0 रिटर्न कर दिया तो प्राइम नंबर नहीं रह जाएगा, तो इस प्राइम इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो ये प्रिंट ही नहीं होगा। जब इस प्राइम इक्वल टू 1 रहेगा तभी प्रिंट होगा, तो ये साले केवल प्रिंट जो होंगे वो प्राइम नंबर ही प्रिंट होंगे। तो ये लूप 500 तक चला है, तो 500 के बीच में जितने भी प्राइम नंबर आएंगे वो सारे प्रिंट हो जाएंगे। तो ये सिंपल प्रोग्राम है प्राइम नंबर प्रिंट करने के लिए 1 से लेके 500 के बीच में। तो ये प्रोग्राम समझने के लिए सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि प्राइम नंबर कैसे चेक करते हैं, वो हमने डिटेल में समझाया है अपनी सी प्रोग्रामिंग की वीडियो सीरीज में, वहां पे आप जाके देख सकते हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन 7वां था सेक्शन बी का। अब 8वां क्वेश्चन जो है ये है, यहाँ पे गलती से 4 लिख के आ गया है। ये 8वां क्वेश्चन है सेक्शन बी का। जैसा कि आप जानते होंगे सेक्शन बी में टोटल 8 क्वेश्चन मिलते हैं, जिसमें से आपको 5 करने रहते हैं। तो ये लास्ट क्वेश्चन है 8वां। इसमें क्या करना है, राइट अ रिकर्सिव प्रोग्राम टू जनरेट जीसीडी ऑफ टू नंबर्स। तो जीसीडी क्या होता है, आपने एलसीएम एचसीएफ पढ़ा होगा स्कूलों में। तो एलसीएम एचसीएफ जो होता है, एचसीएफ
एचसीएफ वही सेम चीज है, जीसीडी। एचसीएफ का दूसरा नाम जीसीडी है। एचसीएफ सेम है जीसीडी। जीसीडी, तो जीसीडी क्या होता है? ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। उसको एचसीएफ के फॉर्म में हम लिखेंगे तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। दोनों सेम चीज है, एचसीएफ और जीसीडी। हाईएस्ट ग्रेटेस्ट देख सकते हैं, दोनों एक ही चीज है। कॉमन कॉमन फैक्टर डिवाइजर एक ही चीज है। तो जीसीडी हमें फाइंड करना है दो नंबर्स के बीच में। वो कैसे फाइंड करेंगे? तो सबसे पहले तो देखते हैं जीसीडी होता क्या है या फिर एचसीएफ होता क्या है। तो एक एग्जांपल से समझते हैं। दो नंबर के बीच में ये फाइंड किया जाता है। तो दो नंबर्स ले लेते हैं, एक ले लेते हैं 12, एक ले लेते हैं 16। तो यहाँ पे आप देखते हैं लास्ट नंबर क्या है, डिवाइजर या फैक्टर। तो सबसे पहले फैक्टर इनके हम लिख लेते हैं। तो 12 के फैक्टर क्या होंगे? फैक्टर क्या होते हैं जिससे वो डिवाइड होते हैं कंप्लीटली। तो 1 से डिवाइड होगा, हाँ 1 से होगा, हमने देखा ही। 12 2 से भी हो जा रहा है, 2 से भी हो जा रहा है। 3 से होगा, 3 से हो जाएगा। 4 से भी होगा। 5 से होगा 12, 5 से नहीं होगा। 6 से, 6 से हो जाएगा। 7 से नहीं, 8 से नहीं, 9 नहीं, 10, 10 से भी नहीं, 11, 11 से भी नहीं, 12 से हो जाएगा। तो ये सारे इसके फैक्टर्स हैं या डिवाइजर कह लीजिए, दोनों सेम चीज है, मैंने अभी बताया। तो ये सारे इसके फैक्टर और डिवाइजर हैं 12 के। वैसे ही 16 के लिख लेते हैं। 1 से हो जाएगा, 2 से भी हो जाएगा। 3 से होगा, 3 से नहीं होगा। 4 से, हाँ 4 से हो जाएगा। 5 से होगा, 5 से भी नहीं होगा। 6 नहीं, 7 नहीं, 8, 8 से हो जाएगा। 9 से होगा क्या? 9 से भी नहीं होगा। 10, 11, 12, 13, 14, 15, तो डायरेक्ट अब 16 से होगा। तो ये दो नंबर जो हैं 12 और 16, इनके हमने फैक्टर कह लीजिए या डिवाइजर कह लीजिए वो लिख लिए। अब बात आती है कॉमन। कॉमन ये बीच में दूसरा सब ये हमने कवर कर लिया। अब ये देखिए कॉमन वाला देखिए। अब इसमें देखिए कॉमन क्या क्या आ रहा है। देखिए इन दोनों में ये वन, ये वन, इन दोनों में वन जो है वो कॉमन आ रहा है। और क्या कॉमन आ रहा है? टू कॉमन आ रहा है। और क्या कॉमन आ रहा है? थ्री कॉमन आ रहा है, थ्री कॉमन नहीं आ रहा है। फोर आ रहा है, फोर आ रहा है, तो ये फोर भी कॉमन आ रहा है। 6 नहीं, 12 ये भी कॉमन आ रहा है। तो ये तीन ऐसे नंबर है जो कि कॉमन आ रहे हैं दोनों में। ये जो तीन ऐसे फैक्टर्स कह लीजिए, डिवाइजर कह लीजिए, ये दोनों नंबर में कॉमन आ रहे हैं। अब बात आती है ये तीसरी जो टर्म है उसका, हाईएस्ट ग्रेटेस्ट। तो हाईएस्ट ग्रेटेस्ट यानी कि जो सबसे बड़ा इन तीनों कॉमन्स में वो कौन है? वन है कि टू है कि फोर है? तो आप सिंपली देख सकते हैं फोर है। तो यही आपका एचसीएफ या जीसीडी हो जाएगा। यानी कि जीसीडी क्या होता है? ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। तो सबसे पहले तो डिवाइजर निकालेंगे, फिर कॉमन निकालेंगे, तो उसके बाद ग्रेटेस्ट क्या है वही चीज है ये। तो 16 और 12 का जो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर होगा वो 4 होगा। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। बहुत ही इजी लैंग्वेज में हमने समझाया आपको कि ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर होता क्या है। यानी कि जो कॉमन डिवाइजर होगा दोनों नंबर में, और ग्रेटेस्ट जो होगा, कॉमन तो ये भी है, वन वन भी है, टू टू भी है, लेकिन ग्रेटेस्ट जो होगा वही हमारा ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर होगा, जैसा कि नाम से ही पता चल जा रहा है। तो वही हमें फाइंड करना है दो नंबर के बीच में, उसी का प्रोग्राम बनाना है। तो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं अपना प्रोग्राम। सबसे पहले हैज इंक्लूड stdio.h, फिर चले जाएंगे मेन फंक्शन को स्टार्ट करेंगे, और दो नंबर्स वेरिएबल डिक्लेयर करना कि num1 num2, क्योंकि दो नंबर के बीच में फाइंड किया जाता है जीसीडी। और यूजर को मैसेज देंगे इंटर टू नंबर्स, और स्कैनफ फंक्शन का यूज करके उन दोनों नंबर को हम लोग num1 num2 वेरिएबल में स्टोर करा लेंगे। अब इसके बाद क्या करें, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये फंक्शन कॉल किया जा रहा है। यदि आपको याद होगा तो फंक्शन कॉल का ये सिंटेक्स होता है, फंक्शन का नाम और पैरेंथेसिस के अंदर हम पैरामीटर पास करते हैं, जो भी पैरामीटर एक्सेप्ट होगा उस फंक्शन के द्वारा। यहाँ पे हम num1 और num2 को भेज दे रहे हैं इस फंक्शन में, जीसीडी नाम का फंक्शन है। अब जीसीडी का बॉडी यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये जीसीडी फंक्शन की बॉडी यहाँ से यहाँ तक है, दो पेज में आ चुकी है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे हम num1 और num2 करस्पॉन्डिंग वेरिएबल्स में स्टोर हो जाएंगे या कॉपी हो जाएंगे, वो कह लीजिए। तो जो num1 था और num2 था, वो num1 ए में आ जाएगा, num2 बी में आ जाएगा। यानी कि अब जो जो दो नंबर्स थे अब ए बी में आ चुके हैं। अब यहाँ पे देखिए क्या पहले किया जा रहा है, कंडीशन चेक हो रही है, बी इज जीरो के इक्वल तो नहीं है। यदि बी जीरो के इक्वल हुआ तो रिटर्न कर दिया जाएगा ए, और नहीं तो रिटर्न जीसीडी बी कॉमा ए मॉडुलस बी।
तो ये थोड़ा सा रिकर्सिव स्टेप है इस प्रोग्राम के लिए, जिसमें हम लोग रिकर्सिव टेक्निक्स यूज किए हैं जीसीडी फाइंड करने के लिए। यहाँ पे क्या किया जा रहा है, सबसे पहले तो कंडीशन चेक हो रही है, क्या बी जीरो के इक्वल है। बी जीरो के इक्वल जब होगा तो रिटर्न कर दिया जाएगा ए, यानी कि कोई एक नंबर जीरो हो गया और एक नंबर कुछ और है, तो रिटर्न कर दिया जा रहा है ए, यानी कि 4 को रिटर्न कर दिया जा रहा है। लेकिन जब कंडीशन ट्रू नहीं होगी तो फिर से फंक्शन कॉल होगा और ये दो नंबर भेजे जाएंगे बी कॉमा ए मॉडुलस बी। तो ए मॉडुलस बी क्या हो जाएगा, यानी यही 12 और 16 वाला एग्जांपल लेके चलें, तो 12 और 16 का मॉडुलस करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास। 12 और 16 का जब मॉडुलस करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, क्या आएगा, ट्राई करिए आप लोग एक बार। जब 12 और 16 का मॉडुलस करते हैं, मॉडुलस ऑपरेटर क्या रिटर्न करता है, रिमाइंडर रिप्रेजेंट रिटर्न करता है। तो जब 12 को 16 से डिवाइड करेंगे तो क्योंकि ये तो बड़ा नंबर है तो रिमाइंडर तो 12 बचेगा, पूरा का पूरा बच जाएगा, तो यहाँ पे 12 ये रिटर्न करेगा। तो यहाँ पे अब जाएगा बी की वैल्यू क्या थी, 16 थी, और ए मॉडुलस बी क्या हो गया 12, यानी कि अब बी और 12 जाएगा इस वाले फंक्शन में, यानी कि अब यहाँ पे देखिए, अब ए की वैल्यू 16 हो जाएगी और बी की वैल्यू हो जाएगी 12। अब फिर से कंडीशन चेक होगी, कंडीशन फिर से फॉल्स होगी, बी जीरो नहीं है अभी तक। अब यहाँ पे देखिए फिर से अब क्या हो चुका है, ए की वैल्यू अब हो गई है 16 और बी की वैल्यू हो चुकी है 12। तो अब 16 मॉडुलस 12 होगा, तो आप यहाँ पे देखिए 16 मॉडुलस 12 करेंगे तो क्या रिटर्न करेगा ये, जब इसे मॉडुलस करेंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा, 4 बचेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे अब ये वैल्यू जो ये वाली वैल्यू है अब ये हो जाएगी 4, और बी की वैल्यू क्या थी, बी की वैल्यू हमने 12 लास्ट थी, तो 12 और 4 अब जाएगा, 12 और 4 हो चुका है देखिए आप यहाँ पे। तो 12 और 4 फिर से अब यहाँ पे आएगा, इस फंक्शन में फिर से कॉल किया जा रहा था, अब ए की वैल्यू 12 हो जाएगी और बी की वैल्यू हो जाएगी 4। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अभी भी बी जीरो की इक्वल नहीं है, तो यहाँ पे अब क्या रिटर्न किया जा रहा है, जीसीडी बी ए डिवाइडेड बाई, मतलब ये चीजें रिटर्न कर जा रही है, यानी कि अब बी की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे बी की वैल्यू यहाँ पे बी की वैल्यू 4 है और ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू यहाँ पे देख सकते हैं 12 है, उसको मॉडुलस किया जा रहा है किससे, बी से, तो बी 4 है, तो 4 12 मॉडुलस 4 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा जीरो आ जाएगा, यहाँ पे देख सकते हैं, और ये जो ए की वैल्यू है वो 4 है, तो यहाँ पे अब पी की वैल्यू जो होगी 4 होगी, यानी कि 4 मॉडुलस 4 12 मॉडुलस 4 की है, तो जहाँ पे रिमाइंडर जीरो बचेगा तो ये जीरो हो जाएगा। तो अब जो नेक्स्ट वैल्यू यहाँ पे पास होगी वो होगी 4 कॉमा जीरो, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ए की वैल्यू में 4 आएगा, बी की वैल्यू में आएगा जीरो, तो यहाँ पे अब कंडीशन जब चेक होगी बी इक्वल टू जीरो तो कंडीशन तो ट्रू हो जाएगी, तो ए की वैल्यू रिटर्न कर दी जाएगी, तो ए की लास्ट वैल्यू क्या थी, 4 थी, तो यहाँ पे 4 रिटर्न हो जाएगा और यहाँ पे जीसीडी 4 प्रिंट होके आ चुका होगा। तो हमने ऐसे भी कैलकुलेट किया था तो 4 आया था, और इस प्रोग्राम के थ्रू भी 4 ही आया है। तो यही रिकर्सिव फंक्शन है, थोड़ा सा इसमें समझने वाली बात होती है क्योंकि फंक्शन खुद को कॉल करता है इटसेल्फ, तो थोड़ा सा ध्यान दे के समझेंगे तभी समझ में आएगा, ऐसे हवा हवा में कुछ नहीं समझ में आता है। रिकर्सन में थोड़ा सा टाइम देना पड़ता है, यदि एक बार समझ में आ गया आपको तो कभी नहीं बोलेंगे। तो ये लास्ट क्वेश्चन था, आठवां क्वेश्चन था सेक्शन बी का। अब सेक्शन सी पे चलते हैं जो कि सबसे बड़ा सेक्शन है और सबसे ज्यादा नंबर कवर करने वाला सेक्शन है। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, सबसे पहला क्वेश्चन इसमें है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ बिट वाइज ऑपरेटर डज द सी लैंग्वेज सपोर्ट। तो बिट वाइज ऑपरेटर्स के बारे में हमने डिटेल में पढ़ा है, सी लैंग्वेज में क्या होते हैं। नेम ईच ऑपरेटर टाइप्स विद इट्स सिंबल एंड इलस्ट्रेट एग्जांपल। तो सबसे पहले तो बिट वाइज ऑपरेटर के बारे में लिखेंगे। सी लैंग्वेज सपोर्ट 6 टाइप्स ऑफ बिट वाइज ऑपरेटर। These operators are used to manipulate individual bits of integer value. The types are, एक सिंपल डेफिनेशन है सी बिट वाइज ऑपरेटर की। तो टोटल 6 बिट वाइज ऑपरेटर होते हैं सी लैंग्वेज में, एंड, और, एक्सॉर, नॉट, शिफ्ट, लेफ्ट शिफ्ट, राइट शिफ्ट, तो ये 6 के 6 बिट वाइज ऑपरेटर हैं। तो क्वेश्चन, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ बिट वाइज ऑपरेटर, तो यहाँ पे देखिए 6 टाइप्स ऑफ बिट वाइज ऑपरेटर लिखा गया। और नेम ईच ऑपरेटर, तो नेम यहाँ पे देखिए, ये नेम है बिट वाइज एंड, बिट वाइज और, बिट वाइज एक्सॉर, बिट वाइज नॉट, बिट वाइज लेफ्ट, राइट शिफ्ट, विथ इट्स सिंबल। तो सिंबल यहाँ पे देखिए, ये सिंबल है बिटवाइज एंड के लिए, बिटवाइज और के लिए, बिटवाइज एक्सॉर के लिए, बिटवाइज लेफ्ट शिफ्ट, बिटवाइज नॉट के लिए यहाँ पे है,
बिटवाइज राइट शिफ्ट के लिए है। नोट के लिए यहाँ पे यदि आपको नहीं दिख रहा होगा तो मैं बता दे रहा हूँ। ये बिटवाइज नोट है, यहाँ पे मिस हो गया। तो हमने सिंबल भी बना लिया है। एंड इलस्ट्रेटिव एग्जांपल्स, तो एग्जांपल के साथ इलस्ट्रेट करना है। तो एग्जांपल यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे एग्जांपल है 5 बिट वाइज एंड 3, यानी कि बिट वाइज एंड ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं 5 और 3 के बीच में, तो 1 रिटर्न कर रहा है। तो ये एग्जांपल्स हैं। और वाला जब ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं 5 और 3 के बीच में, तो 7 रिटर्न कर रहा है। और जब लेफ्ट शिफ्ट कर रहे हैं तो हमारे पास 10 आ जा रहा है 5 और 1 के बीच में। तो यहाँ पे थोड़ी सी डिफिनेशन भी दी गई है बिटवाइज एंड के लिए। कंपेयर्स करस्पॉन्डिंग बिट्स एंड सेट्स द रिजल्ट बिट टू 1 इफ बोथ बिट्स आर 1। तो बिट वाइज ऑपरेटर बाइनरी नंबर पे परफॉर्म किए जाते हैं, बाइनरी लेवल पे ऑपरेशंस होते हैं। जैसे 5 को बाइनरी में हम क्या लिखते हैं, 1 0 1। और 3 को क्या लिखते हैं, पहले 5 को लिख लेते हैं 1 0 1, और 3 को क्या लिखते हैं, 3 को हम लिखते हैं 0 1 1। यानी कि 5 को जब बिट वाइज बिट बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो 101 आएगा, और 3 को जब कन्वर्ट करेंगे तो 011 आएगा। तो बिट वाइज एंड में क्या होता है, कंपेयर किए जाते हैं करस्पॉन्डिंग बिट्स सेट को, और रिटर्न करता है जब बोथ 1 होंगे तो 1 रिटर्न करेगा बिट वाइज एंड में। तो एंड ऑपरेटर का एग्जांपल है। तो यहाँ पे 1 1 है तो 1 होगा, यहाँ पे 0 1 है तो 0 हो जाएगा, और 0 1 है तो 0। जब 1 1 दोनों 1 होंगे तभी 1 रिटर्न करेगा। तो हमारे पास रिजल्ट 001 आएगा, और इसे डेसिमल में जब कन्वर्ट करेंगे तो 1 हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं रिजल्ट 1 आया है। वैसे दूसरा एग्जांपल है बिट वाइज और ऑपरेटर का। ये और का साइन है। तो और में क्या होता है, यहाँ पे लिखा हुआ है कंपेयर्स करस्पॉन्डिंग बिट सेट्स एंड रिजल्ट बिट टू 1 इफ एटलीस्ट 1 बिट इज 1। यानी कि कोई एक भी बिट 1 हुई तो ये रिटर्न 1 करेगी। तो इस केस में देखिए क्या होगा, कोई एक भी बिट 1 हुई तो 1 हो जाएगा। ये 1 1 दोनों 1 है तो भी 1, 0 1 तो एक 1 है तो 1 आ जाएगा। इसमें भी 0 1 है तो 1 तो है तो 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे रिजल्ट में 1 1 आएगा, और इसको जब डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 7। यानी कि 7 को हम बाइनरी में 1 1 1 यानी ट्रिपल 1 करते हैं, और डेसिमल में 7 बोलते हैं इसको। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 7 रिजल्ट प्रिंट हो चुका है। वैसे ही यहाँ पे लेफ्ट शिफ्ट में क्या होता है, लेफ्ट शिफ्ट ये किया जा रहा है, लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर शिफ्ट द बिट ऑफ द ऑपरेंड टू द लेफ्ट बाय द स्पेसिफिक नंबर ऑफ पोजीशन। तो जो 5 को हम बाइनरी में कैसे लिखते हैं, 5 को यहाँ पे बाइनरी में पहले लिखते हैं 1 0 1, यहाँ पे लिखते हैं 1 0 1। अब लेफ्ट शिफ्ट, लेफ्ट किधर है, इधर तो राइट है, इधर लेफ्ट है। तो लेफ्ट शिफ्ट में क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे किससे लेफ्ट, 1 से शिफ्ट करना है। तो ये नंबर को हम शिफ्ट कर देते हैं लेफ्ट, एक नंबर लेफ्ट शिफ्ट कर देते हैं। तो जब लेफ्ट शिफ्ट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1 0 1 0। तो ये हमारे पास रिजल्ट आएगा 1010। इसको जब हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 10। 1010 10 होता है। अभी बची है थोड़ी सी। तो यहाँ पे हम कर क्या रहे हैं, जो ये 1015 था, इसको हम लेफ्ट में शिफ्ट करते रहे। थोड़ा सा लेफ्ट करेंगे तो देखिए क्या होगा, ये लेफ्ट में शिफ्ट होकर इधर आ जाएगा, और ये 0 यहाँ पे आ जाएगा, और ये 1 इसके प्लेस पे आ जाएगा। और जो यहाँ पे जो खाली जगह बचेगी, यहाँ पे हम 0 लिख लेते हैं। तो यहाँ पे जो रिजल्ट आएगा 1010 आएगा। इसको डेसिमल में करेंगे तो 10 आ जाएगा। तो यही सेम था। तो सेक्शन सी का ये पहले क्वेश्चन का पहला पार्ट था। पहले क्वेश्चन का दूसरा पार्ट यहाँ पे है। डिस्कस द असाइनमेंट ऑपरेटर्स विद सिंबल्स डिस्क्रिप्शन एंड एग्जांपल टू इलस्ट्रेट इट्स वर्किंग। तो assignment operators are used to assign values to variables in C. The following assignment operators are commonly used. तो assignment operator assign करने के लिए यूज किए जाते हैं। जैसे ये पहला बेसिक assignment operator है, ये add and write operand to ये कुछ assignment operators हैं, इसके बारे में आप पढ़ लीजिए।
ये सबसे पहला ये बेसिक असाइनमेंट ऑपरेटर है। इट असाइन द वैल्यू टू द राइट टू द वेरिएबल ऑन द लेफ्ट, यानी कि ये x इक्वल टू हमने 5 किया, तो इट असाइन द वैल्यू ऑन द राइट, यानी कि राइट में जो वेरिएबल्स हैं उसमें ये वैल्यू को असाइन असाइन करता है, यानी कि 5 जो है ये वैल्यू असाइन हो जाएगी वेरिएबल को, राइट में जो वेरिएबल है। ये असाइनमेंट ऑपरेटर है, ये बेसिक असाइनमेंट ऑपरेटर। दूसरा है ये वाला ऑपरेटर ऐड एंड असाइन। तो ऐड द राइट ऑपरेंड, तो ये कैसे होता है देखिए, x प्लस, तो इसे हम ऐड एंड असाइन बोलते हैं, ऐड एंड असाइन ऑपरेटर। तो इसमें क्या होता है, ऐड एंड असाइन, ऐड द राइट ऑपरेंड टू द लेफ्ट ऑपरेंड एंड असाइन द रिजल्ट टू द लेफ्ट ऑपरेंड। एग्जांपल के तौर पर वही चीज लिखी हुई है यहाँ पे, एग्जांपल भी गिवन है। यानी कि x की वैल्यू जो पहले होगी इसको हम सिंप्लीफाई करके ऐसे भी लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू एक्स प्लस वन, यानी कि जो x की पहले की वैल्यू होगी उसमें 1 प्लस करके फिर से x में असाइन कर देना, ये ऐड एंड असाइन। वैसे ही सब्ट्रैक्ट वाला ऑपरेटर, जो x की वैल्यू जो पहले रहेगी उसमें से सब्ट्रैक्ट करके फिर से असाइन कर देंगे उसी को। ये कुछ ऑपरेटर्स हैं, आप इसी में देख सकते हैं। मल्टीप्लाई करने वाला वही सेम है यहाँ पे, वैसे ही डिवाइड, मॉडुलस, ये सारी चीजें हैं। एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पे चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। x इक्वल टू 10 यहाँ पे सबसे पहले इनिशियलाइज है। अब यहाँ पे ऐड एंड असाइन किया जा रहा है, ऐड एंड असाइन 5, यानी कि x की जो वैल्यू है 10 उसमें 5 को प्लस कर दिया जा रहा है, यानी कि अब x की वैल्यू हो जाएगी 15 और 15 को असाइन कर दिया जाए x में। तो यहाँ पे देखिए x इक्वल टू इज 9। यहाँ पे हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू एक्स प्लस 5। वही सेम चीज को ऐसे लिखते हैं हम शॉर्ट हैंड करने के लिए। तो x की वैल्यू 10 थी पहले, अब 5 प्लस कर देंगे तो 15 हो जाएगा, 15 असाइन हो जाएगी x में, तो x इज नाउ 15। वैसे ही मल्टीप्लीकेशन वाला करेंगे, x की वैल्यू अब 15 हो चुकी है, तो 15 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो हो जाएगा 30। अब 30 को हम असाइन कर देंगे x में, तो x इज नाउ 30। तो उसको ऐसे भी लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू एक्स इंटू 2। x की वैल्यू 15 थी लास्ट, यही यही वाला ले लिया हमने, तो हमारे पास आ जाएगा 30। ये यही है असाइनमेंट ऑपरेटर्स के बारे में। डिस्कस द असाइनमेंट ऑपरेटर्स विद सिंबल्स, डिस्क्रिप्शन एंड एग्जांपल टू लिस्ट। तो सिंबल्स ये हैं, डिस्क्रिप्शन यहाँ पे लिखा ही हुआ है, एंड एग्जांपल्स यहाँ पे हमने दे दिया, तो ऐसे आप लिख सकते हैं अपना सॉल्यूशन। अब सेक्शन सी का दूसरा क्वेश्चन का पहला पार्ट, क्योंकि हर एक क्वेश्चन में दो दो पार्ट हैं सेक्शन सी में, तो ये दूसरा क्वेश्चन का पहला पार्ट है। हाउ कैन वी डिफाइन अ फंक्शन इन सी लैंग्वेज, राइट द जनरल डेफिनेशन फॉर्मेट एंड एक्सप्लेन द सिंबल्स। तो सी लैंग्वेज में हम फंक्शन को कैसे डिफाइन करते हैं वो लिखना है। इन सी अ फंक्शन इज डिफाइंड यूजिंग द फॉलोइंग सिंटैक्स। रिटर्न टाइप सबसे पहले, और फंक्शन का नाम, पैरेंथेसिस के अंदर पैरामीटर लिस्ट, यानी जितने पैरामीटर हैं, यदि कोई नहीं है तो कुछ नहीं लिखेंगे, और इसके बाद फंक्शन की बॉडी करली ब्रेसेस के अंदर। ये है फंक्शन डिफाइन करने का सिंटेक्स, और इन सबको हम डिफाइन कर देते हैं यहाँ पे। रिटर्न टाइप जो पहला है वो क्या होता है, स्पेसिफाई द टाइप ऑफ वैल्यू द फंक्शन रिटर्न, यानी कि फंक्शन दिस टाइप की वैल्यू को रिटर्न करेगा, वो रिटर्न टाइप यहाँ पे हम डिक्लेयर करेंगे पहले। इफ द फंक्शन डज नॉट रिटर्न अ वैल्यू इट यूज वॉइड, यदि इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा तो हम इंट लिखते थे। ये रिटर्न टाइप को डिक्लेयर करता है। फंक्शन नेम, द नेम ऑफ द फंक्शन विच इज यूज टू कॉल, यानी कॉल जिस नाम से करेंगे वो फंक्शन का नाम यहाँ पे लिखेंगे। पैरामीटर लिस्ट, अ कॉमा सेपरेटेड लिस्ट ऑफ वेरिएबल्स दैट फंक्शन एक्सेप्ट, यानी कि पैरामीटर जब पास करते थे किसी फंक्शन में वो उसकी लिस्ट यहाँ पे लिखेंगे। इफ फंक्शन डज नॉट टेक एनी पैरामीटर्स दिस इज लेफ्ट इम्पटी, यानी कि कोई पैरामीटर नहीं रहेगा तो हम इसको इम्पटी लिखेंगे ऐसे। द फंक्शन बॉडी कंटेन द स्टेटमेंट दैट डिफाइन व्हाट द फंक्शन डज, यानी कि फंक्शन का जो काम है, जो फंक्शन की फंक्शनैलिटी है, उसका कोड हम फंक्शन बॉडी में लिखेंगे, दोनों करली ब्रेसेस के अंदर। एग्जांपल के तौर पर यहाँ पे एक ऐड का फंक्शन, सिंपल फंक्शन है, ये रिटर्न टाइप इंट है, ये फंक्शन का नाम ऐड है, ये दो पैरामीटर है इंट ए इंट बी, और ये फंक्शन की बॉडी है करली ब्रेसेस ओपन से क्लोज। ये क्या रिटर्न कर रहा है, ए प्लस बी, यानी कि जो ए और बी की वैल्यू इस फंक्शन में भेजी जाएगी उसको रिटर्न करके ये ऐड करके रिटर्न कर देगा, ये फंक्शन का काम है। इन दिस एग्जांपल द फंक्शन टेक्स टू इंटीजर पैरामीटर एंड रिटर्न देयर सम एज एन इंटीजर, तो जो रिटर्न वैल्यू होगी उसका टाइप इंटीजर होगा, यही रिटर्न टाइप रिप्रेजेंट करता है। तो ये दूसरे क्वेश्चन का पहला पार्ट था। अब दूसरे क्वेश्चन का दूसरा पार्ट देखते हैं वो क्या है। Write a C program, write a function in C to obtain the factorial value of an integer. Explain the local and global variables used by you and passing the parameters.
तो इसका आंसर यहाँ पे देख सकते हैं, a function to compute the factorial of an integer can be written recursively, the function definition is follows। तो केवल फंक्शन हमें लिखना है, राइट अ फंक्शन इन सी टू ऑब्टेन द फैक्टोरियल लेवल, यानी फैक्टोरियल फाइंड करने का फंक्शन बनाना है, ना कि हमें पूरा प्रोग्राम बनाना है। तो फंक्शन फैक्टोरियल बनाने का प्रोग्राम हमने शॉर्ट सेक्शन ए में भी देखा था। तो सबसे पहले तो रिटर्न टाइप इंटीजर, फंक्शन का नाम फैक्टोरियल और पैरामीटर इंट ए जिसका फैक्टोरियल निकालना है। तो यदि n की वैल्यू 0 होगी तो रिटर्न 1 हो जाएगा, और n की वैल्यू अधिक होगी तो हम रिकर्सन यानी फंक्शन को इटसेल्फ कॉल करके इस लॉजिक के थ्रू हम फैक्टोरियल कैलकुलेट कर लेंगे, n इंटू फैक्टोरियल n माइनस वन। यहाँ पे आप देख सकते हैं फिर से फंक्शन कॉल हो रहा है। तो अब बात आती है दूसरे इसी पार्ट का दूसरे क्वेश्चंस क्या हैं। एक्सप्लेन लोकल एंड ग्लोबल वेरिएबल्स यूज बाय यू एंड पासिंग ऑफ द पैरामीटर्स। तो हियर n इज अ लोकल वेरिएबल, यहाँ पे n जो है ये एक लोकल पैरामीटर है एंड इट्स वैल्यू इज पास टू द फंक्शन व्हेन इट इज कॉल्ड, द रिटर्न टाइप इज इंट एंड द फंक्शन रिटर्न द फैक्टोरियल ऑफ द वैल्यू। एक्सप्लेनेशन ये है, फैक्टोरियल n ये क्या है, द पैरामीटर n इज अ लोकल वेरिएबल विद इन द फंक्शन इफ n इक्वल टू 0, दिस इज द बेस केस। तो रिकर्सन में बेस केस होता है जो कि रिकर्सन यानी कि उस लूप को रोकने के लिए होता है, वेयर द फैक्टोरियल ऑफ 0 इज डिफाइंड एज 1। फैक्टोरियल n माइनस वन क्या है, दिस इज द रिकर्सिव कॉल, यही रिकर्सिव कॉल पार्ट है, that reduce the value of n by 1 until it reach 0। एग्जाम्पल यूजेस, int result factorial, यहाँ पे int, यहाँ पे फंक्शन कॉल की जा रही है, आप देख सकते हैं ये फंक्शन कॉल करने का बेसिक तरीका है, फंक्शन का नाम और पैरेंथेसिस के अंदर वो पैरामीटर पास करना। यहाँ पे 5 को पास किया जा रहा है इस फंक्शन में, और 5 का जब फैक्टोरियल कैलकुलेट हो जाएगा तो रिटर्न होगी यहाँ पे 5 आ जाएगा, और वो स्टोर हो जाएगा रिजल्ट वाले वेरिएबल में, तो रिजल्ट विल बी 120। तो 5 को जब भेजेंगे तो रिटर्न करेगा 120 जो कि फैक्टोरियल होगा। तो ये दूसरे क्वेश्चन का दूसरा पार्ट था। अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, ये तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन का पहला पार्ट है, व्हाट आर द स्टेप्स इन प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग में क्या क्या स्टेप्स हम फॉलो करते हैं वो सारी चीजें लिखना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे पहला स्टेप स्टेप है डिफाइन द प्रॉब्लम, क्लियरली अंडरस्टैंड एंड डिफाइन द प्रॉब्लम दैट नीड्स टू बी सॉल्व। तो सबसे पहला स्टेप डिफाइन द प्रॉब्लम है। दूसरा स्टेप है एनालाइज द प्रॉब्लम, ब्रेक द प्रॉब्लम डाउन इनटू स्मॉलर मैनेजेबल पार्ट्स। तो प्रॉब्लम को पहले डिफाइन करना है, फिर उसे एनालाइज करना है और स्मॉलर पार्ट्स में डिवाइड कर देना है। फिर तीसरे पार्ट में हम क्या करेंगे, जनरेट पॉसिबल सॉल्यूशन। फिर हमने बताया था बड़ी प्रॉब्लम को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करना, पहले तो प्रॉब्लम को डिफाइन करना, फिर एनालाइज करना, फिर जनरेट पॉसिबल सॉल्यूशन, इन सब के पॉसिबल सॉल्यूशंस जनरेट करना, किस किस तरीके से इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, जितने भी सॉल्यूशंस पॉसिबल सॉल्यूशंस हैं अलग अलग उनको जनरेट करना, सेलेक्ट द बेस्ट सॉल्यूशन, यानी कि जितने सॉल्यूशंस आए हैं सबसे बेस्ट जो सॉल्यूशन है उसको सेलेक्ट करना, और उसके बाद इम्प्लीमेंट। तो पांचवें स्टेप में क्या करना है, इम्प्लीमेंट द सॉल्यूशन, यानी कि जितने सॉल्यूशन हमने सेलेक्ट किया था, जो सॉल्यूशन सेलेक्ट किया था चौथे स्टेप में, उसको इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट करना, यानी कि पुट द चूजन सॉल्यूशन इनटू एक्शन। अब एक्शन में लाना है, यानी कि इस सॉल्यूशन को लेके अब काम शुरू कर देना है। टेस्ट एंड इवेलुएट, वेरीफाई इट सॉल्यूशन वर्क्स एज एक्सपेक्टेड एंड मेक्स एडजस्टमेंट इफ नेसेसरी। और ये भी वेरीफाई करना है कि वो सॉल्यूशन काम कर रहा है कि नहीं जैसा हमने एक्सपेक्ट किया था। ये कुछ इस स्टेप्स हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस के। सबसे पहले डिफाइन द प्रॉब्लम, एनालाइज द प्रॉब्लम, जनरेट पॉसिबल सॉल्यूशंस, सेलेक्ट द बेस्ट सॉल्यूशन, इंप्लीमेंट द सॉल्यूशन एंड टेस्ट एंड इवेलुएट, ये लास्ट। तो तीसरे क्वेश्चन का ये पहला पार्ट था। तीसरे क्वेश्चन का दूसरा पार्ट है ये वाला, व्हाट इज एन एल्गोरिथम, what are its essential properties, give an example of an algorithm। तो एल्गोरिथम की सबसे पहले डेफिनेशन लिखना है, एन एल्गोरिथम इज अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर और फॉर्मूला फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग अ प्रॉब्लम। तो जैसा कि आपने पढ़ चुका है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर होता है किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, वही एल्गोरिथम, उसे ही एल्गोरिथम बोलते हैं। द एसेंशियल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्गोरिथम, तो कुछ इसेंशियल प्रॉपर्टीज हैं, ये इसी में है, द एसेंशियल प्रॉपर्टीज के बारे में बताना है। तो फाइनाइटनेस, डिफाइनाइटनेस, इनपुट आउटपुट और इफेक्टिवनेस, ये कुछ इसेंशियल प्रॉपर्टीज हैं एल्गोरिथम की। तो फाइनाइटनेस मतलब एल्गोरिथम मस्ट हैव टर्मिनेट आफ्टर फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स, यानी कि फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स होना चाहिए किसी भी एल्गोरिथम में, उसका एंडिंग पॉइंट होना चाहिए, ऐसा नहीं कि चलते रहना चाहिए स्टेप्स। डिफिनिटनेस, एवरी स्टेप मस्ट बी क्लियरली डिफाइंड, हर एक स्टेप को क्लियरली डिफाइन करना है कि इस स्टेप में क्या करना है। तीसरे में इनपुट, एन एल्गोरिथम टेक्स इनपुट विच आर डेटा रिक्वायर्ड फॉर द प्रोसीजर, यानी कि प्रोसीजर में जो डेटा रिक्वायर्ड होंगे उनको इनपुट करने के लिए इनपुट होना चाहिए। आउटपुट, एन एल्गोरिथम प्रोसीजर
प्रोड्यूस एन आउटपुट आफ्टर प्रोसेसिंग द यूनिट। तो किसी भी एल्गोरिथम को एक आउटपुट जनरेट करना चाहिए आफ्टर प्रोसेसिंग द इनपुट, यानी कि जो इनपुट लिया है उसने, उसको प्रोसेस करने के बाद एक आउटपुट जनरेट करना अनिवार्य है। इफेक्टिवनेस, द स्टेप्स मस्ट बी बेसिक इनफ टू बी कैरिड आउट एग्जैक्टली एंड इन अ फाइनाइट नंबर ऑफ टाइम। तो जो स्टेप्स इसमें हैं एल्गोरिथम में, बेसिक इनफ होने चाहिए टू बी कैरिड आउट एग्जैक्टली एंड इन फाइनाइट अमाउंट ऑफ टाइम, यानी कि फाइनाइट अमाउंट ऑफ टाइम में इसे कंप्लीट भी कर लेना चाहिए। तो ये कुछ इसेंशियल प्रॉपर्टीज हैं एल्गोरिथम की, फाइनाइटनेस, डिफाइनाइटनेस, इनपुट आउटपुट और इफेक्टिवनेस। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर एल्गोरिथम फॉर फाइंडिंग द सम ऑफ टू नंबर्स। तो सबसे पहला स्टेप है स्टार्ट, नीचे लिखेंगे। दूसरे स्टेप में इनपुट टू नंबर्स ए एंड बी। तीसरे स्टेप में क्या करेंगे, कैलकुलेट ए एंड बी। चौथे स्टेप में आउटपुट द सम, और लास्ट में एंड कर देंगे पांचवें स्टेप। तो 5 स्टेप में यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने फाइंडिंग द सम ऑफ टू नंबर्स का एल्गोरिथम लिखा है, जिसमें ये पांचों प्रॉपर्टीज फॉलो होती हैं। फाइनाइटनेस यानी कि 1 से लेकर 5 तक इसमें स्टेप्स हैं। डिफाइनाइटनेस यानी कि एवरी स्टेप में क्लियर इंस्ट्रक्शन है। यहाँ पे सबसे पहले स्टार्ट, एंड, इनपुट टू नंबर्स। इनपुट यहाँ पे इनपुट किया जा रहा है तीसरे स्टेप में, आउटपुट यहाँ पे देखिए चौथे स्टेप में आउटपुट भी किया जा रहा है। इफेक्टिवनेस है कम टाइम में इसे एग्जैक्टली बेसिक इनफ टू कैरिड आउट एग्जैक्टली द फाइनाइट अमाउंट ऑफ टाइम, यानी कि फाइनाइट अमाउंट ऑफ टाइम है इसे कैलकुलेट कर लिया जाएगा। ये था तीसरे क्वेश्चन का दूसरा पार्ट। अब जो लास्ट क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन, ये चौथा क्वेश्चन है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन एनी टू ऑफ द फॉलोइंग। तो किसी दो पे ही हमें शॉर्ट नोट लिखना है चारों में से। तो चलिए देखते हैं सबसे पहला क्या है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड बिग ओ नोटेशन। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और बिग ओ नोटेशन के बारे में आपको लिखना है, शॉर्ट नोट लिखना है। तो सबसे पहले टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का लिखेंगे। द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज अ वे ऑफ एनालाइजिंग द एफिशिएंसी ऑफ एन एल्गोरिथम इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ बेसिक ऑपरेशंस इट परफॉर्म एज द साइज ऑफ इनपुट ग्रुप। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, वे होता है एनालाइजिंग द एफिशिएंसी ऑफ एल्गोरिथम। एल्गोरिथम की एफिशिएंसी को एनालाइज करने के लिए टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को यूज करते हैं हम लोग। Big O notation क्या होता है? Big O notation is used to represent the upper bound of the time complexity, providing an asymptotic analysis. It describes the worst case scenario in the terms of input size. तो input size के सिनेरियो में ये worst case scenario को डिस्क्राइब करता है Big O notation। तो ऐसा आप लिख सकते हैं। दूसरा है switch statement। तो switch statement के बारे में आपको कुछ लिखना है। The switch statement is used to execute one out of multiple code blocks based on the value of a variable। तो स्विच स्टेटमेंट क्यों यूज होती है, वन आउट ऑफ मल्टीपल कोड ब्लॉक, इफ एल्स की तरह ही होती है, किसी एक ब्लॉक ऑफ कोड को एग्जीक्यूट करने के लिए स्विच स्टेटमेंट का यूज करते हैं। इट इज मोर इफिशिएंट देन यूजिंग मल्टीपल इफ एल्स स्टेटमेंट व्हेन डीलिंग विथ लार्ज नंबर ऑफ कंडीशन। तो लार्ज नंबर ऑफ कंडीशंस होती हैं तो इफ एल्स की जगह पे हम स्विच स्टेटमेंट का यूज करते हैं, ज्यादा इजी होता है। तीसरा, ऑपरेटर्स प्रेसिडेंस इन सी। तो ऑपरेटर प्रेसिडेंस इन सी क्या होता है, ऑपरेटर प्रेसिडेंस डिटरमाइन द ऑर्डर इन विच ऑपरेटर्स आर इवेल्युएटेड इन एक्सप्रेशन। ऑपरेटर्स with higher precedence are evaluated first. Parenthesis can be used to override the default precedence। तो प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन डिवाइड में कौन सबसे पहले कैलकुलेट होगा, ऑपरेशन ऑपरेटर प्रेसिडेंस में वही बताया जाता है। तो वही सेम चीज लिखी हुई है, जिसकी हायर प्रेसिडेंस होगी वो सबसे पहले इवेल्युएट होगा। चौथा है स्टोरेज क्लासेस। स्टोरेज क्लासेस क्या होती हैं, स्टोरेज क्लासेस इन सी define the lifetime, scope and visibility of variables। commonly storage classes include auto, register, static और external, यानी कि 4 तरह की अलग अलग स्टोरेज क्लासेस होती हैं सी लैंग्वेज में वेरिएबल्स के लिए, ऑटो, रजिस्टर, स्टैटिक और एक्सटर्नल। इनके बारे में आप थोड़ा सा और डिटेल में लिख सकते हैं। तो ये है कंप्लीट सोल्यूशन प्रोग्रामिंग प्रिंसिपल एंड एल्गोरिथम पेपर का। उम्मीद है आपको सारे कॉन्सेप्ट और सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशन क्लियर हुए होंगे। तो यदि आपको इसके पीडीएफ नोट्स, यानी कि पेपर जो है और पेपर के सॉल्यूशन जो पीडीएफ नोट्स हैं, वो चाहे तो आप जाके टेलीग्राम चैनल पे आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।